अगर कोई आपसे ये कहे कि भाजपा की सबसे बड़ी महिला चेहरा, नरेंद्र मोदी की सबसे करीबी नेता और राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी आज अपनी ही पार्टी नहीं बल्कि पूरी एक्टिव पॉलिटिक्स से गायब हो गई हैं और आज उन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? और अगर मैं आपसे ये भी कहूं कि 2024 के चुनाव में भाजपा के 20 केंद्रीय मंत्री हारे थे, लेकिन सबसे ज्यादा तंज, सबसे ज्यादा मीम और सबसे ज्यादा तालियां जिस हार पर बजाई गई वो सिर्फ और सिर्फ स्मृति ईरानी थी, तो शायद आपको बात समझ में आने लगे। राहुल गांधी को हराकर रातों रात स्टार बनी स्मृति ईरानी 2024 में हार गईं किशोरी लाल शर्मा से, जिन्हें खुद भाजपा राहुल गांधी का चपरासी कहकर मजाक उड़ाया करती थी। लेकिन ये हार सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, बल्कि ये उनके राजनीतिक करियर की उल्टी गिनती की शुरुआत थी। पार्टी के अंदर से ना कोई हैरान हुआ, ना कोई दुखी हुआ। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि स्मृति ईरानी हारी कैसे, बल्कि ये कि जो औरों की हार पर तंज कसा करती थी, वो खुद इस मोड़ पर आखिर पहुंच कैसे गई। साल 2004 में नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने वाली तेज तर्रार नेता से लेकर 2024 में ट्रोल कल्चर सबसे बड़ी फिगर बनने तक स्मृति ईरानी का सफर बहुत कुछ कहता है। क्या उनके साथ अन्याय हुआ है? क्या सत्ता ने उन्हें बदल दिया, या फिर लालच और अहम ने उन्हें उसी जगह पर लाकर पटक दिया जहां से वो चली थी? इन सभी सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले कहानी की टाइमलाइन को जरा आपको समझाते हैं। दरअसल स्मृति ईरानी की कहानी शुरू होती है उस दौर से जब वो एक नेता नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के तौर पर काम किया करती थी। मिस इंडिया कंपटीशन में गई थी, फाइनल तक पहुंची भी, लेकिन ताज नहीं मिल सका। एक्टिंग का सपना लेकर 1994 में दिल्ली से मुंबई चली गई थी। कुछ छोटे मोटे काम किए और फिर किस्मत ने उन्हें ऐसा किरदार दिया जिसने पूरे भारत में उन्हें तुलसी बनाकर रख दिया। लोग उन्हें स्मृति के नाम से कम तुलसी बहू कहकर ज्यादा पहचानने लगे थे। ये पहचान आगे जाकर उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी सीढ़ी साबित हुई। और अब यहीं से ट्विस्ट भी आता है। टीवी की आदर्श बहू बनने वाली स्मृति ईरानी एक्टिंग छोड़कर राजनीति में कूद पड़ती हैं। वो भी किसी साधारण पार्टी में नहीं, बल्कि भाजपा जैसी पूरी तरह से मर्दों के कब्जे वाली राजनीतिक मशीन से। साल था 2003। प्रमोद महाजन ने उन्हें पार्टी में एंट्री दिलाई। महाजन सिर्फ उनके मेंटर नहीं थे, बल्कि उनके राजनीतिक गुरु कहे जाते थे। साल 2004 में उन्हें सीधा लोकसभा का चुनाव टिकट दे दिया गया, दिल्ली के चांदनी चौक सीट से, और सामने थे कांग्रेस के दिग्गज कपिल सिब्बल। लेकिन कहानी यहाँ से खत्म नहीं होती, बल्कि करवट लेती है। स्मृति बुरी तरह से हार जाती हैं, लेकिन मोदी युग शुरू होने से पहले की भाजपा में एक नया खिलाड़ी कुछ भी कर सकता था, और स्मृति ने ऐसा ही किया। अब आता है वो विवाद जिसने उन्हें पहली बार सुर्खियों में पहुंचाया था, और मामला था नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग का। साल था 2004। लोकसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी सदमे में चल रही थी। तभी स्मृति ईरानी एक ज्वेलरी शॉप में उद्घाटन के लिए जाती हैं। मीडिया वाले आते हैं और वो अचानक प्रेस के सामने ये कहती हैं कि नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों की वजह से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये शॉकिंग और घटिया फैसला है कि उन्होंने पद नहीं छोड़ा। सोचिए, पार्टी में नई, ऊपर से औरत, और सीधे मोदी पर हमला, वो भी उस दौर में जब मोदी भाजपा का उभरता हुआ चेहरा थे। स्मृति ईरानी ने ऐलान किया कि 25 दिसंबर यानी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर वो मोदी के इस्तीफे के लिए आमरण अनशन करेंगी। पार्टी के अंदर भूकंप सा गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये स्मृति का तरीका था खुद को अटल बिहारी वाजपेयी के करीबियों में लाने का। लेकिन जैसे ही उन्हें समझ आया कि मामला उल्टा पड़ सकता है, तो शाम होते होते उन्होंने पैर पकड़कर मानो मोदी से माफी मांग ली। आडवाणी ने मीटिंग करवाकर उन्हें मोदी से मिलवाया। स्मृति ने उनके पैर छुए और मोदी ने हैरानी भरे अंदाज में उन्हें माफ भी कर दिया। और यहीं से स्मृति की किस्मत चमकना शुरू कर देती है। अब आते हैं साल 2010 के दशक में। बार बार चुनाव हारने के बावजूद वो संगठन में आगे बढ़ती रही। कभी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी, तो कभी राष्ट्रीय सचिव का ओहदा मिल गया, और साल 2011 में राज्यसभा उनको भेज दिया गया, वो भी गुजरात से। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझना भी जरूरी है कि वो ये कि स्मृति ईरानी का टैलेंट ये नहीं था कि वो चुनाव जीती थी, बल्कि ये था कि हर सत्ता केंद्र से जाकर वो चिपक जाया करती थी। पहले महाजन हो गए, उसके बाद आडवाणी हो गए, फिर वाजपेयी हो गए, और आखिर में बारी आती है नरेंद्र मोदी की। यही वजह है कि 2014 में जबकि वो दिल्ली हार चुकी थी, फिर भी भाजपा ने उन्हें भेज दिया उत्तर प्रदेश के अमेठी में राहुल गांधी को हराने के मिशन पर। पहली कोशिश तो नाकाम रही। राहुल गांधी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से उन्हें शिकस्त दे दी, लेकिन भाजपा ने इसे हार नहीं समझा, बल्कि इसको ब्रांडिंग बना दिया। पार्टी ने सोचा, देखो हमारी तुलसी बहू राहुल को टक्कर दे रही हैं। नतीजा क्या हुआ? स्मृति ईरानी पहली बार में मंत्री बनी, वो भी किसी छोटे मोटे मंत्रालय के नहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी HRD मिनिस्ट्री की।
और ये वो वक्त था जब विवादों ने उनका हाथ पकड़ लिया था। सबसे पहला उठा डिग्री वाला बवाल। 2004 और 2014 के एफिडेविट में अलग अलग पढ़ाई लिखी थी। एक जगह बीए लिखा था तो दूसरी जगह बीकॉम। एक बार खुद को 12वीं पास भी बताया था। इंटरनेट पर इन तमाम बातों को लेकर मीम्स उड़ने लगे। लेकिन इससे बड़ा विस्फोट तब हुआ जब रोहित वेमुला केस सामने आया। 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी का दलित रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला आत्महत्या कर लेता है। उसके मरने से ठीक पहले एचआरडी मंत्रालय से दबाव बनवा कर उसका सस्पेंशन कराया गया था। इस घटना ने उनकी छवि को बुरी तरह से डैमेज कर दिया, लेकिन पार्टी ने ढाल बनकर उन्हें बचा लिया। और फिर आया जेएनयू, फिर भगवाकरण और फिर संस्कृत थोपना। एक एक करके हर विवाद स्मृति ईरानी से जुड़ता चला गया। आखिरकार दबाव बढ़ा और 2016 में उनका मंत्रालय बदल दिया गया। एचआरडी की जगह उन्हें दे दिया गया टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि साल 2019 में उन्हें दोबारा अमेठी भेज दिया गया और इस बार चमत्कार हो गया। राहुल गांधी अपने ही गढ़ में हार गए और स्मृति ईरानी की झोली में ऐतिहासिक जीत आ गिरी। ये जीत सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, ये उनके तेवर, अहम और राजनीतिक चाल का ढाल का विस्फोटक सूत्रपात्र थी। लोग उन्हें राहुल गांधी मामलों की मंत्री कहकर ट्रोल करने लगे, क्योंकि हर बात में वो सिर्फ राहुल गांधी को ही कोसा करती थी। और इसी दरमियान उन्हें मिला महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। लेकिन यहाँ से जो नाकामी शुरू हुई, उसने उनका राजनीतिक करियर मानो निगल लिया हो। महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहे थे। बच्चों के मामलों में भी हालात बद से बदतर हो रहे थे। मैरिटल रेप कानून पर उन्होंने बेहुदा बयान दे दिया था। पीरियड लीव के मुद्दे पर उन्होंने महिलाओं को ही गलत ठहरा दिया था। सबरीमाला मंदिर के मुद्दे पर कहा था कि पीरियड्स वाली महिलाएं मंदिर को अपवित्र कर देंगी। और फिर जब देश की बेटियां सड़कों पर घसीटी गई, चाहे वो पहलवान हो या फिर पीड़िता, वो चुप रही। बस राहुल गांधी, राहुल गांधी और राहुल गांधी। 5 साल में उन्होंने अपने क्षेत्र अमेठी की सुध तक नहीं ली। नतीजा क्या हुआ? 2024 में जनता ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे। स्मृति ईरानी की हार पर लोगों ने पटाखे फोड़े, मीम बनाए, ट्वीट किए। ये साफ हो गया कि जनता ने उन्हें नेता नहीं बल्कि बोझ समझ लिया था। जानकारी के मुताबिक स्मृति ईरानी ने अमेठी से 2024 में मिली हार के बाद कहा था कि वो अमेठी से उनका संबंध परिवार जैसा है और इस रिश्ते को वो बरकरार रखेंगी। हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाई। स्मृति ईरानी एक्टिव राजनीति से दूर होती चली गई। राजनीति में उनकी मौजूदगी आज शून्य हो गई है। कुछ वक्त पहले स्मृति ईरानी ने एक नई पहल भी लॉन्च की है, स्पार्क कलेक्टिव, जिसका मकसद हिंदुस्तान में 1 लाख महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वो अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्वेलिटी एंड इक्वेलिटी नामक संस्था से भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। 2025 में स्मृति ईरानी टीवी की लोकप्रिय सीरीज क्योंकि सास भी कभी बहू थी से रीबूट तुलसी वीरानी की भूमिका दोबारा निभा रही हैं। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक वो हर एक एपिसोड के लिए लगभग 14 लाख रुपए ले रही हैं, क्योंकि टीवी कलाकारों में सबसे ज्यादा कमाई बताई जा रही है। अब आपकी बारी है, आप बताएं, क्या स्मृति ईरानी की राजनीति में दोबारा वापसी होगी? और उनकी राजनीति से दूर होने के पीछे की वजह क्या है, या इनकी राजनीति के पीछे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से इन्हें हाशिए पर ढकेल दिया गया? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।